चलिए जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। ओके, कौन सा टॉपिक कर रहे थे जी हम लोग बताइए। तो हम लोग कर रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट को टॉपिक कर रहे थे। देखिए जी, एक बार रिकैप करवा दूं क्या थोड़ा सा। साल के अंत में हम लोग क्या बनाते हैं भाई, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो रहता है वो एक साल के लिए बनता है। के लिए का मतलब क्या हुआ कि पूरे के पूरे एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का करने वाले हैं। ओके, आ जाइए, बैठ जाइए। आप लोगों ने पहली क्लास देखी हुई है, समझ में आ रही चीजें? ठीक है जी। हाँ हाँ हाँ। चलिए जी, तो कुछ बच्चे हम लोगों के साथ ऑफलाइन में भी जुड़े हुए हैं, उन लोगों को भी साथ लेकर चलते हैं। आप लोगों को थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया हो गया होगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, आप लोगों को मैं बता देता हूं। एक फाइनेंशियल ईयर जब खत्म होता है, फाइनेंशियल ईयर का मतलब होता है वित्तीय वर्ष। वित्तीय वर्ष कब से चालू होता है हम लोगों का? 1 अप्रैल। अगर कहीं इस फाइनेंशियल ईयर के बारे में बात करें तो ये चालू हुआ है हम लोगों का 1 अप्रैल 2023 से लेके, और ये खत्म हो जाएगा हम लोगों का कब? 31 मार्च 2024 को खत्म होगा। तो जैसे ही ये हम लोगों का फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा, इसके बाद हम लोगों को गवर्नमेंट क्या बोलती है भाई, आप अपने दुकान में या अपने धंधे में आप लोगों के पास जो भी प्रॉफिट हुआ है उस प्रॉफिट को कैलकुलेट करके बताओ। साथ ही साथ में मेरे को इस चीज का भी ब्यौरा दीजिए कि आपके पास कितनी संपत्ति पड़ी हुई है, और ये जो संपत्ति है इस संपत्ति को खरीदने के लिए आपने अपना कितना पैसा लगाया है। जो पैसा आप अपना लगाते हैं हम लोग उसको क्या बोलते हैं भाई, कैपिटल। कैपिटल का मतलब होता है पूंजी। दूसरा, कभी कभी जरूरी नहीं कि पूरा का पूरा संपत्ति आप अपने जेब से ही लगाओ, तो कुछ संपत्ति आपने कहां से खरीदा होगा? उधार में। तो जो उधार में खरीदते हैं उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? लाइबिलिटी बोल देते हैं, जिसमें दायित्व जिसका मतलब होता है। ओके, तो आप लोगों के पास सबसे पहली चीज ये जानना है कि जो हम लोगों का संपत्ति होता है, ये संपत्ति किसके बराबर होता है भाई? ये संपत्ति हम लोगों का पूंजी, जो ओनर ने लगाया हुआ है, स्वामी ने लगाया हुआ है। साथ ही साथ में ये किसके बराबर होता है? उसके दायित्व के बराबर होता है। ओके, ये हम लोगों का बैलेंस शीट के अंदर जाता है। बैलेंस शीट जो होता है वो हम लोगों का एक पर्टिकुलर डेट में बनता है, मतलब कि 31 मार्च के दिन बताइए कि आपके पास कितनी संपत्ति है। तो आप बोलेंगे कि 10 लाख रुपए की संपत्ति है, 8 लाख रुपए का मेरा पूंजी है और 2 लाख रुपए का मेरा दायित्व है। तो एक पर्टिकुलर डेट के दिन बनता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपका आ सकता है कि एक दिन के लिए कौन सा बनता है? बैलेंस शीट हम लोगों का बनता है। और एक अवधि के लिए कौन सा बनता है? एक पीरियड के लिए कौन सा बनता है? तो हम लोगों का ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ऑप्शन में दोनों दे दिया, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो आप लोग क्या लिख देंगे भाई? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलने से ये दोनों को कवर कर देता है। कल हम लोगों ने ट्रेडिंग अकाउंट जो देखा हुआ था वो वाला लेक्चर भी आप लोगों ने देखा है, ट्रेडिंग अकाउंट का। ठीक है, देख लीजिएगा। ट्रेडिंग अकाउंट में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, जब कभी भी हम लोग जितने भी हम लोगों के खर्चे होते हैं हम लोग उसको दो अलग अलग भाग में बांटते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट खर्चा, दूसरे को हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट खर्चा। जो डायरेक्ट खर्चा होता है हम लोगों का, वो सामान को लाने से लेके बनाने तक का जो भी खर्चा होता है हम लोग उसको कौन सा खर्चा बोलते हैं भाई? डायरेक्ट खर्चा बोलते हैं। इसके बाद जो दूसरा खर्चा होता है ना, वो बेचने के लिए आता है। मतलब कि ऑफिस में हम लोगों को खर्चा लग गया, हम लोगों ने एडवर्टीजमेंट कराया, तो ये दूसरा। जब हम लोग डायरेक्ट खर्चा निकालने के, डायरेक्ट खर्चा का जो ब्यौरा देता है उसको हम लोग कौन सा अकाउंट बोलते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट बोलते हैं। अब ये जो हम लोगों का ट्रेडिंग अकाउंट है ना, ट्रेडिंग अकाउंट हम लोगों को क्या निकाल कर देता है? ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब होता है भाई सकल लाभ। सकल लाभ का बेसिक मतलब यह है कि मोटे मोटे तौर पे बताइए कि आपने फैक्ट्री के अंदर खर्चा करके कितना बचा लिया। तभी तो हम लोग क्या कर पाएंगे, मेजर कर पाएंगे भाई कि फैक्ट्री में हमारा खर्चा ज्यादा हो रहा है या फिर हमारे ऑफिस में ज्यादा खर्चा हो रहा है। इस चीज को हमको जानना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए हम लोग क्या बनाते हैं भाई? ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट कल मैंने आप लोगों को किस तरीके से बताया हुआ था, बस एक बार रिकैप करा देता हूं अगर कहीं आप लोगों ने नहीं देखा हुआ है। जब अगर आप लोग कॉमर्स के स्टूडेंट होंगे तो आप लोगों को कल भी ये बताया हुआ था, डेबिट साइड हमारे खर्चे को रिप्रेजेंट करता है, क्रेडिट साइड हम लोगों का किस चीज को रिप्रेजेंट करता है भाई? हम लोगों के इनकम को। सामान बेचने से हम लोगों के पास सबसे पहला इनकम होता है, तो हम लोग उसको यहां पर लिख देते हैं बाई सेल्स करके। साथ ही साथ में हम लोग इसमें से घटा देते हैं। क्या चीज घटाते हैं भाई बताइए? तो इसमें से घटा देते हैं रिटर्न। रिटर्न का मतलब कई कई बार हम सामान बेचते हैं लेकिन कुछ पैसा हम, कुछ सामान हम लोगों के पास रिटर्न आ जाते हैं। ये जो सामान रिटर्न है ना, रिटर्न को आप लोगों को एक और शब्दों में कहा जाता है, इसको हम लोग क्या भी बोल देते हैं? रिटर्न इनवर्ड।
इनवर्ड मतलब सामान ऐसा रिटर्न जिस रिटर्न से हमारे पास सामान आया। तो सामान हमारे पास रिटर्न होके कब आएगा? जब मैं सामान बेचा हुआ हूं। तो आप लोगों को इसको बोलना है कि ये सेल्स रिटर्न है, क्योंकि सामान खरीदते हैं तो खरीदने का भी हम लोगों का रिटर्न हो जाता है। ओके, इसके बाद फिर दूसरी जो चीज हम लोगों की इसके बाद दूसरी जो चीज हम लोगों की इसके अंदर आती है वो हम लोगों का होता है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक बेसिकली हम लोगों का इनकम नहीं है। यहां पर हमने खर्चा दिखा दिया था, लेकिन वो सामान बिका हुआ नहीं है, तो हम लोग इस साल का खर्चा नहीं मान सकते, बस उसी के लिए हम लोग इसको क्रेडिट साइड में डाल देते हैं। इसके अलावा क्रेडिट साइड में ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, कौन से अकाउंट के अंदर? ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर कोई भी हम लोगों का क्रेडिट साइड में खर्चा नहीं आता। डेबिट साइड में हम लोगों के पास कौन कौन सी चीजें आ जाती है? डेबिट साइड हम लोगों का चालू इसी तरीके से होता है, ओपनिंग स्टॉक से। साल के शुरुआत में आपके पास कितना सामान बचा हुआ है ये हम लोग यहां पर से लिखेंगे डेबिट साइड। डेबिट साइड खर्चे का चीज होता है, ओपनिंग स्टॉक पिछले साल आपने पैसा पे किया होगा, इसलिए हम लोगों के डेबिट साइड में आएगा। दूसरा मुख्य खर्चा हम लोगों के पास क्या आ जाता है जी? परचेस। सामान आप लोगों ने खरीदा होगा, तो क्रय जो भी सामान किया हुआ है वो हम लोगों का डेबिट साइड में, वही तो हम लोगों का मुख्य खर्चा है। इसके बाद फिर हम लोगों के पास क्या क्या चीजें आएंगी? जो डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब फैक्ट्री का खर्चा। एक टर्म आता है जिसको हम लोग बोलते हैं भाई वेजेस। वेजेस का मतलब होता है मजदूरी, सैलरी का मतलब होता है वेतन। तो जो मजदूरी होती है वो आमतौर पे हम लोगों की फैक्ट्री के अंदर लगती है, लेकिन जो वेतन दिया जाता है वो हम लोगों की ऑफिस के अंदर दिया जाता है। तो हम लोगों के ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर जो खर्चा आएगा वो आएगा हम लोगों का क्या? वेजेस। ठीक है, आप लोग हिंदी में इसको कन्वर्ट कर लीजिएगा, मजदूरी बोल देते हैं। इसके बाद फिर एक और चीज, दो अलग अलग चीज होती है हम लोगों की। एक को हम लोग बोलते हैं भाई पावर, और दूसरे को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी। जब हम लोग फैक्ट्री के बारे में बात करते हैं तो फैक्ट्री में भी इलेक्ट्रिसिटी लगता है, लेकिन हाई वोल्टेज का लगता है, तो हम लोगों को एक टर्म दे दिया जाता है पावर करके। अकाउंट में आप लोगों को यह बात ध्यान में रखना कि इंग्लिश के टर्म पता होने चाहिए। कई कई बार आप लोगों को क्या है कि हिंदी में सही तरीके से कन्वर्ट करके नहीं दिया जाता, तो इसलिए आप लोगों को वो ध्यान में रखना है। पावर एंड फ्यूल, पावर एंड फ्यूल अगर कहीं दे दिया तो ये हम लोगों का ट्रेडिंग अकाउंट का खर्चा होगा। ये सब आइटम आप लोगों को इसलिए ध्यान में रखना, क्वेश्चन ही ऐसे बन जाएगा, एक टर्म लिख के आ जाएगा और आप लोगों को बोल देगा कि ये ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर आएगा, कि बैलेंस शीट के अंदर आएगा। इसके बाद फिर हम लोगों के छोटे मोटे और खर्चे हो जाते हैं, जैसे कि भाड़ा। भाड़ा को हम लोग तीन अलग अलग तरीके से बोलते हैं। एक को हो जाता है हम लोगों का कैरेज, एक को हम लोग और बोल देते हैं फ्रेट, और एक को हम लोग और क्या बोल देते हैं भाई? कैरेज, फ्रेट और कार्टेज। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो भाड़ा है ना, भाड़ा दो अलग अलग तरीके से लगता है। कौन कौन सा भाड़ा दो अलग अलग तरीके से लगता है? एक तो हम लोग जब सामान मंगाते हैं तब भी भाड़ा लगता है, एक सामान बेचते हैं तब भी हम लोगों के पास भाड़ा लगता है। क्वेश्चन ने डायरेक्टली आप लोगों को कैरेज, फ्रेट या कार्टेज इनवर्ड दे दिया। इनवर्ड का क्या मतलब हुआ? हम सामान मंगा रहे हैं तब भाड़ा लगा हुआ है, इसका मतलब ये हो गया। तब तो ये ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा ही आएगा। कुछ भी बोल के ये इनवर्ड बोल दिया तो, कुछ नहीं बोला तब आप लोगों को एज्यूम करके चलना, ये मान के चलना है कि आप लोगों का ये जो इनवर्ड ही है, क्योंकि आमतौर पे हम लोगों को भाड़ा तभी देना पड़ता है जब सामान खरीदते हैं। जब सामान बेचते हैं तो भाई वो जो कस्टमर जिसने खरीदा हुआ है उसकी जिम्मेदारी भाड़ा देने की, तो आमतौर पे हम लोग ऐसा नहीं बोलते। फिर भी अगर कहीं हम लोगों को कैरेज आउटवर्ड दे दिया, तो आउटवर्ड का क्या मतलब है? हमारे पास से सामान बेचने के लिए जो भाड़ा लगा हुआ है, तो वो हमारे इसके अंदर नहीं लगेगा, वो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर आएगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सामान लाने से लेके बनाने तक का हम लोगों का खर्चा आता है। ओके, इसके बाद फिर हम लोगों के पास जो भी हम लोगों के डायरेक्ट एक्सपेंस है, डायरेक्ट एक्सपेंस में बाकी चीजों को आप लोगों को बस दिमाग में बिठाना है, मैंने कल फॉर्मेट में डाल दिया था। ऑक्ट्री होता है, ऑक्ट्री का बेसिक मतलब होता है कि चुंगी। आप एक जगह से महाराष्ट्र से यहां मंगा रहे, कोई नाके वाले ने रोक लिया, उसका पैसा दे दिया। रॉयल्टी, खदान वगैरह गवर्नमेंट ने दिया हुआ है, तो फिर उसका हम लोगों का खर्चा हो गया। डॉक चार्ज हो गया। डॉक चार्ज का मतलब हो गया कि सामान आप लोग मंगा रहे हैं तो फिर वहां पर आप लोगों का कुछ इंस्पेक्शन वगैरह, शिप जहाज से सामान मंगा रहे, इंस्पेक्शन वगैरह का चार्ज लग गया, या तो फिर इंपोर्ट ड्यूटी। इस तरीके से चीजें अगर कहीं हम लोगों की लग जाती तो बस वही डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर आएगा। खर्चा मतलब डेबिट साइड, इनकम मतलब क्रेडिट साइड। ओके, अब इसके बाद फिर हम लोगों को क्या करना होता है भाई? बैलेंस निकालना होता है। बैलेंस कैसे निकालेंगे मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं। क्रेडिट साइड अगर कहीं हम लोगों का ज्यादा है तो क्रेडिट साइड को हम लोग क्या करेंगे भाई? पहले टोटल करेंगे, और ये जो भी साइड ज्यादा होगा उसी का टोटल को हम लोग यहां पर लिखते हैं। क्रेडिट साइड के टोटल में से डेबिट साइड का टोटल मतलब ओपनिंग स्टॉक, ये सारे के सारे टोटल को जब आप लोग घटा दोगे तो आप लोगों के पास प्रॉफिट आएगा। प्रॉफिट निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, जो इनकम आया उसमें से जो खर्चे को हटा दिए तो आप लोगों का प्रॉफिट निकल कर आ जाएगा।
जैसे इधर का टोटल अगर कहीं आप लोगों के पास आया 15 लाख रुपए और इधर का टोटल डेबिट का टोटल आ रहा है आप लोगों के पास 12 लाख रुपए, तो आप लोग क्या बोल देंगे जी कि आप लोगों के पास 3 लाख रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। इस प्रॉफिट को स्पेसिफिक नाम दिया जाता है, इसको बोला जाता है ग्रॉस प्रॉफिट। हिंदी में अगर कहीं बोले तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं भाई, सकल प्रॉफिट बोलते हैं। ओके, अगर कहीं इसी को क्या कर दिया जाए, अगर मैं मान लेता हूं ये हम लोगों का खर्चा, ये खर्चा करके हम लोगों का 19 लाख रुपए था, तो ये जो 4 लाख रुपए है ये हम लोगों का किसके अंदर आ जाएगा, नुकसान है ये हम लोगों का, तो ये आ जाएगा ग्रॉस लॉस के अंदर। ठीक है, यहां तक हम लोगों ने करा हुआ था। इसके बाद एक और बात को ध्यान में रखना है, एक और टर्म होता है ग्रॉस प्रॉफिट। कई कई बार आप लोगों को न्यूमेरिकल क्वेश्चन में आ सकता है कि भाई ग्रॉस प्रॉफिट निकाल के बताओ, तो ग्रॉस प्रॉफिट का भी एक फॉर्मूला होता है। ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है ना, ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट का एक फॉर्मूला होता है, आपने जो भी सामान बेचा इसमें से आप लोग क्या घटा दो भाई, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्या मतलब होता है इसका, मतलब जो सामान आपने बेचा उसकी लागत कितने आई, कॉस्ट का मतलब हो जाता है लागत, तो बेचे गए माल की लागत को आप लोग घटा दोगे तो हम लोगों के पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया हम लोगों के पास कि भाई आप लोगों को ग्रॉस प्रॉफिट दे के रखा हुआ है 2 लाख रुपए और आप लोगों को सेल्स निकाल के बताना है, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आप लोगों को दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आप लोगों को दिया हुआ है 10 लाख रुपए। तब आप लोगों को पूछ सकता है कि भाई सेल्स बताओ, तो आप लोग इसको इधर लेके आ जाएंगे तो ये हो जाएगा 12 लाख रुपए। इस तरीके से परमोटेशन कॉम्बिनेशन के अंदर आप लोगों का क्वेश्चन आ सकता है। अब बात ये आता है कि ये जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है इसका खुद का अपना फॉर्मूला होता है। मैं क्या बोल रहा हूं ध्यान से सुनिएगा, आपने 18 लाख रुपए का सामान बेचा, 18 लाख रुपए का सामान बेचा, तो भाई ये जो सामान बेचा तो इस सामान की लागत तो आई होगी, 18 लाख में तो आपने खरीदा नहीं होगा भाई, अगर 18 में खरीदेंगे 18 में बेचेंगे तो धंधा क्यों कर रहे हैं। तो भाई देखो ये जो 18 लाख रुपए का सामान आपने जो बेचा है इसमें से कुछ सामान ऐसा होगा जो पिछले साल से खरीद के रखा होगा। भाई आप नया फाइनेंशियल ईयर चालू करेंगे तो जो पुराना सामान पड़ा है उसको फेक थोड़ी ना देंगे, उसको 1 अप्रैल से हम लोग फिर से बेचना चालू कर देंगे। तो इसमें से कुछ सामान जो है वो सामान, इसमें जो सामान पड़ा हुआ है वो सामान, कुछ सामान ऐसा होगा जो हम लोगों का ओपनिंग स्टॉक का होगा। ये से अभी मैं बस बता रहा हूं, ठीक है, ओपनिंग स्टॉक का। दूसरा कुछ सामान इसमें ऐसा होगा जो सामान हम लोगों का किस चीज का होगा भाई, हमने इस साल परचेज किया हुआ है, जो भी सामान हमने खरीदा होगा, मान के चलते हैं कि 15 लाख रुपए का सामान खरीदा है। और कुछ हम लोगों का डायरेक्ट एक्सपेंस जो हम लोगों ने वहां पर पढ़ लिया, वो डायरेक्ट एक्सपेंस भी हम लोगों का इसके अंदर लग गया। इतने खर्चे को पहले मैं अपने खर्चे को जोड़ता हूं, उसके बाद अपना प्रॉफिट मार्जिन निकालता हूं, 20% प्रॉफिट कमाना है, उस तरीके से मैं अपना सामान को बेचता हूं। लेकिन भाई आप लोगों को यह ध्यान में रखना है, जो सामान मैंने खरीदा हुआ है हो सकता है इसमें से कुछ सामान तो बिका ना हो, कुछ सामान ऐसा भी हो सकता है ना कि बिका ना हो, तो क्या मैं उसको अपना खर्चा मान लूंगा क्या, नहीं भाई वो खर्चा नहीं है। खर्चा कर तो दिया है, खर्चा कर तो दिया है, लेकिन इस साल के लिए वो मेरा खर्चा नहीं है। ये जो सामान मैं बेचा हुआ हूं ना 18 लाख रुपए का, इसके लिए वो खर्चा नहीं है। अगले साल जब मैं सामान बेचूंगा तब उसके लिए ये खर्चा आएगा। जैसे कि मैं ये वाला माउस मैंने खरीद तो लिया था लेकिन अभी बिका हुआ नहीं है, तो भाई इसके खर्चे को जोड़ने का क्या मतलब। तो इसलिए आप लोगों को जब कभी भी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालना पड़ेगा तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला यही होता है, आप एक काम करो, ओपनिंग स्टॉक को ले लो, ओपनिंग स्टॉक में परचेस को जोड़ लो, डायरेक्ट एक्सपेंस को जोड़ लो और माइनस कर दो किस चीज को, क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तब आप लोगों के पास क्या निकल के आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, जो सामान आपने बेचा हुआ है उसकी लागत। तो ये फॉर्मूला आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, इतनी चीजें हम लोगों ने कब कर लिया हुआ था, कल कर लिया हुआ था। ओके, अभी क्या कर रहे हैं, मैं बेसिक रिवाइंड करवा दे रहा हूं 1 मिनट के अंदर। जैसे हम लोगों का फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है, गवर्नमेंट आप लोगों को ये बोलती है कि भाई आपने धंधे में कितना प्रॉफिट कमाया, कितना नुकसान कमाया, ये मेरे को निकाल के बताओ। ये प्रॉफिट और नुकसान निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना होता है भाई, हम लोगों को ट्रेडिंग अकाउंट अलग से बनाना होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अलग से बनाना होता है। ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग सकल लाभ निकाल के लेके आते हैं। उसका मतलब ये होता है कि मोटे मोटे तौर पर मैं कितना प्रॉफिट कमा रहा हूं। अच्छा, एक और बात,
ये जो ग्रॉस प्रॉफिट जितना ज्यादा आएगा ये आपकी एफिशिएंसी को बता रहा है। एफिशिएंसी का मतलब आपकी दक्षता को बता रहा है कि कितने सही तरीके से आप लोग सामान को खरीद रहे हो। अगर ये कम आ रहा है इसका मतलब हम लोग क्या बोलेंगे कि भाई आप जबरदस्ती का महंगे सामान खरीद रहे हो सकता है जबरदस्ती का लेबर को ज्यादा पैसा दे रहे हो सकता है जबरदस्ती का आप लोग पावर ज्यादा कंज्यूम कर रहे हो, डायरेक्ट खर्चा ज्यादा कर रहे हो। ठीक है, अगर कहीं ये ज्यादा आ रहा है मतलब कि ग्रॉस प्रॉफिट आप अच्छे से कमा रहे हो तो हम लोग क्या बोलेंगे कि भाई आपका परचेज डिपार्टमेंट सेल्स डिपार्टमेंट अच्छा है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्या बना देते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट। इसके बाद फिर हमारे ऑफिस के जो खर्चे हो जाते हैं उसको भी हम लोग निकालते हैं, तब हम लोगों के पास आ जाता है नेट प्रॉफिट, मतलब कि मुद्दल में हमारे पास प्रॉफिट इतना बचा। हमको अपने स्टाफ को सैलरी पेमेंट करना है, हम लोगों को इलेक्ट्रिसिटी का बिल पेमेंट करना है, ऐसे हम लोगों के बहुत सारे खर्चे होते हैं। ओके, उसके लिए हम लोग प्रॉफिट निकालते हैं, उसी प्रॉफिट में गवर्नमेंट हमसे टैक्स मांग लेती है। इसके बाद फिर लास्ट में हम लोगों ने बैलेंस शीट को देखना है। तो अब हम लोगों को जो टॉपिक पढ़ना है वो टॉपिक हम लोगों का है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बेसिकली हम लोगों का क्या होता है, मैं आप लोगों को रीड करके बता दे रहा हूं। वित्तीय वर्ष के अंत में शुद्ध लाभ या हानि ज्ञात करने के लिए व्यापारी द्वारा जो खाता बनाया जाता है उसे लाभ एवं हानि का खाता कहते हैं। क्या ज्ञात करने के लिए बनाया जाता है भाई, शुद्ध लाभ और हानि। अभी भी हम लोगों के पास एक लाभ आ गया है, लेकिन क्या वो शुद्ध लाभ है क्या, नहीं, उसमें हम लोगों के बहुत सारे खर्चे घटे हुए नहीं है, इसलिए हम लोग उसको शुद्ध लाभ नहीं बोल रहे, सकल लाभ बोल रहे हैं। ठीक है जी। दूसरी बात क्या बोला जा रहा है, लाभ हानि खाते के अंदर समस्त अप्रत्यक्ष खर्च, अप्रत्यक्ष खर्च का मतलब इनडायरेक्ट एक्सपेंस, जो हमारे फैक्ट्री में नहीं हो रहा है, ऑफिस और सेल्स डिपार्टमेंट के अंदर हो रहा है, इसको हम लोग क्या कर देते हैं भाई, ग्रॉस प्रॉफिट में से घटा देते हैं। जो भी इनडायरेक्ट हम लोगों के पास ग्रॉस प्रॉफिट आ गया ना, ग्रॉस प्रॉफिट हमने फैक्ट्री के सारे खर्चे निकाले, हम लोगों के पास ग्रॉस प्रॉफिट मान के चलो 5 लाख रुपए का ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। इस ग्रॉस प्रॉफिट में से घटाऊंगा मैं, फिर से सेल्स को ले लिया और उसके बाद इनडायरेक्ट एक्सपेंस घटाया, फिर तो कोई मतलब नहीं होगा, फिर कुछ निकल के नहीं आएगा। जो ग्रॉस प्रॉफिट आया हुआ है इसमें से मैं घटाऊंगा, किस चीज को घटाऊंगा, बचे हुए खर्चे को, इनडायरेक्ट एक्सपेंस या हम लोगों का अप्रत्यक्ष खर्चे को घटाया जाएगा, तथा समस्त अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट इनकम। अच्छा जी, इसके बाद फिर एक तो इनडायरेक्ट खर्चे को तो मैं घटा ही रहा हूं, साथ ही साथ में कभी कभी क्या होता है जब हम लोग धंधा करते हैं तो कुछ इनकम हम लोगों के पास ऐसे हो जाते हैं, कुछ इनकम हम लोगों के पास ऐसे हो जाते हैं जो मेरे धंधे से रिलेटेड नहीं होते। जैसे मान के चलो कि मैं मोबाइल बनाने का काम करता हूं, लेकिन मेरे पास एक्स्ट्रा 10 लाख रुपए रखा हुआ है, मैंने इसको शेयर मार्केट में डाल दिया, वहां से मेरे पास डिविडेंड आ रहा है, मान लेते हैं 1 लाख रुपए का डिविडेंड आ गया, तो भाई ये मेरा इनकम तो है, क्या ये मेरा मुख्य काम का इनकम है क्या, नहीं, तो मैं इसको क्या बोलूंगा, इनडायरेक्ट इनकम। डायरेक्ट इनकम मतलब मेरे खुद के काम से जो पैसा आ रहा है मैं उसको डायरेक्ट इनकम बोलूंगा। इनडायरेक्ट इनकम का मतलब मेरे खुद के काम से नहीं आ रहा है ये इनकम, ठीक है, मतलब बस अलग सोर्स से आ रहा है। जैसे कि कभी कभी बीच में मैं कमीशन का काम कर देता हूं, मैं एक बंदे को बोल दे रहा हूं मैं तेरा सामान को बिकवा दूंगा, तो मेरे को कमीशन दे देना, तो वहां से भी जो इनकम आ रहा है उसको भी हम लोग ले लेंगे। तो अगर कहीं आपके पास इनडायरेक्ट इनकम हो रहा है, मतलब कि अप्रत्यक्ष आय हो रहा है, तब आप लोग उसको क्या कर दोगे जी, इस ग्रॉस प्रॉफिट के अंदर ऐड कर दोगे, और जितने भी इनडायरेक्ट इनकम है हम लोग क्या कर देंगे, सॉरी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है उसको हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। उसके बाद फिर आप लोगों के पास शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि आ जाएगा। खर्चा ज्यादा है तो आप लोगों का नुकसान आएगा, और अगर कहीं आप लोगों का इनकम ज्यादा है तब आप लोगों के पास प्रॉफिट आ जाएगा। फिर से इसका बनाने का सेम फॉर्मेट होता है। अच्छा, एक और स्लाइड रह गई है, इसके अंदर एक और लिखा हुआ है, लाभ एवं हानि खाते के दो पक्ष होते हैं। आप लोग अकाउंटेंसी करोगे तो हर एक ट्रांजेक्शन का दो पहलू होगा ही होगा, डेबिट और क्रेडिट, उसी चीज को बस बोला जा रहा है। पहला पक्ष डेबिट और दूसरा पक्ष क्रेडिट का हो रहा है। यदि व्यापारी को ग्रॉस लॉस होता है तो इसे डेबिट पक्ष में लिखा जाता है। साथ ही साथ में समस्त अप्रत्यक्ष एक्सपेंस, अप्रत्यक्ष खर्चों को भी डेबिट पक्ष में लिखा जाता है। कल के लेक्चर आप लोग देख लीजिएगा, नॉमिनल अकाउंट का मैंने आप लोगों को एक्सप्लेनेशन दिया हुआ था, डेबिट और क्रेडिट किसको करते हैं। तो ये जो डेबिट वाला आइटम होता है वो हमारे सारे के सारे खर्चे को रिप्रेजेंट करता है, और हम लोगों का क्रेडिट वाला आइटम होता है वो हम लोगों के इनकम को बताता है। तो अगर कहीं आप लोगों के पास ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट आया, तो ग्रॉस प्रॉफिट आया तो जैसे ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट होता है उसी तरीके से फॉर्मेट बनाएंगे, और उसमें ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है इसको क्रेडिट में लिखेंगे, क्योंकि क्रेडिट हमारे फायदे को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर इसी की जगह हम लोगों के पास ग्रॉस लॉस आ गया, तो ग्रॉस लॉस आ गया, तब हम लोग इसको किस साइड में डाल देंगे जी, डेबिट साइड में डाल देंगे। नुकसान हमेशा डेबिट, फायदा हमेशा क्रेडिट। इसके बाद फिर क्रेडिट साइड हम लोगों का किस साइड होता है, मेरे राइट साइड में होगा, इस साइड में हम लोगों का क्रेडिट होता है। आप लोगों ने देखा हुआ था सेल्स क्लोजिंग स्टॉक उधर ही लिखे हुए थे।
अब इनडायरेक्ट इनकम अगर कहीं हम लोगों का हो रहा है तो हम लोग क्रेडिट साइड में डालेंगे, कमीशन मेरे को मिल गया, इंटरेस्ट मिल गया, कोई डिविडेंड मिल गया, वो हम लोगों का किस में आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट के अंदर आ जाएगा। ग्रॉस लॉस के अंदर हम लोगों का जैसे कि सैलरी वैलरी का, तो उसको हम लोग किस साइड में लिख देंगे, डेबिट साइड के अंदर लिख देंगे, बस इसी बात को बोला गया है। इस तरीके से हम लोगों का फॉर्मेट होता है। मैंने अभी आपको क्या बताया, ग्रॉस प्रॉफिट होगा तो हम लोग उसको किस साइड में लिखेंगे जी बताइए, तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे। ग्रॉस लॉस, अच्छा मैं यहां पर लिखना भूल गया हूं, ये आ गया हम लोगों का ग्रॉस लॉस। ग्रॉस लॉस अगर कहीं हम लोगों का होगा तो हम लोग इसको डेबिट साइड में लिखेंगे। जो भी हम लोगों के और इनडायरेक्ट इनकम है, इनडायरेक्ट इनकम का मतलब मैंने बता दिया, मेरा मुख्य काम नहीं है, फिर भी मेरे को क्या मिल जाता है भाई, इसमें से पैसा मिल जा रहा है। जैसे कि बैंक में मैंने एफडी करा दिया, वहां से इनकम मिल रहा है, मैंने उसको डाल दिया। कमीशन मेरे को मिल जा रहा है, मैंने इसको डाल दिया। अब ये बैड डेट रिकवर्ड क्या होता है, मैं इसको तब बताऊंगा जब मैं आप लोगों को बैड डेट का कंसेप्ट बता दूंगा। ये कुछ कुछ चीजें ऐसी है जिसको आप लोगों को ध्यान में रखना है, इसी से रिलेटेड आप लोगों का टिपिकल क्वेश्चन बनते हैं, तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो ये दो तो चीजें समझाने जैसी कुछ है नहीं, बैड डेट रिकवर्ड मैं आप लोगों को बताता हूं। इसके बाद फिर जैसे मेरे को इंटरेस्ट मिल रहा है, कई कई बार क्या होता है, मैं धंधा स्टार्ट करने के लिए बैंक से लोन ले लेता हूं, या हो सकता है कि आपसे मैंने लोन ले लिया, तो अब आप मेरे को मुफ्त में तो लोन नहीं दोगे, इसके बदले में आप मेरे को ब्याज मांगोगे, तो ब्याज जो मैं दे रहा हूं ये मेरे लिए खर्चा, तो इस खर्चे को मैं किधर डाल दूंगा भाई, डेबिट साइड में डाल दूंगा। अब ये आप लोगों को दिमाग लगाना है खुद से। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आप लोग जब आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करते करते आप लोगों को एग्जामिनर के माइंड को पढ़ना है कि भाई वो क्या सोच के किस तरीके से क्वेश्चन बना सकता है। इधर भी इंटरेस्ट लिखा हुआ है, इधर भी इंटरेस्ट लिखा हुआ है, तो क्वेश्चन किस तरीके से बन सकता है, डेबिट साइड में आप लोगों का जो इंटरेस्ट लिखा हुआ है ये खर्चे का आइटम है कि इनकम का आइटम है, भाई डेबिट में लिखा हुआ है, डेबिट में खर्चे लिखते हैं तो ये खर्चा है। यहां भी इंटरेस्ट लिखा हुआ है, कहीं लिखा हुआ है क्या कि इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, नहीं, लेकिन हम लोग क्यों बता देंगे कि रिसीव हुआ है, क्योंकि ये क्रेडिट में लिखा हुआ है। क्रेडिट हम लोगों के इनकम को रिप्रेजेंट करता है। सिमिलरली कमीशन, कमीशन अगर कहीं मेरे को मिला तो ये मेरा इनकम है, अगर कहीं मैंने किसी को दिया, कभी कभी मैं भी दे सकता हूं कमीशन, तो ये मेरे लिए क्या हो जाएगा भाई, लॉस हो जाएगा। ओके। सिमिलरली रेंट, रेंट का मतलब हो गया भाई किराया, किराया अगर कहीं मैं दे रहा हूं तो ये मेरे लिए खर्चा हो जाएगा। मैं अपने नॉर्मल एम्प्लॉय लोगों को जो सैलरी दे रहा हूं, मेरे ऑफिस में जो बैठ रहे हैं उनको मैं सैलरी दे रहा हूं, जो मजदूरी कर रहे हैं मैं उनको क्या दे रहा हूं, जो जो वर्कर फैक्ट्री में काम कर रहे हैं मैं उनको मजदूरी दे रहा हूं, तो मजदूरी मेरे ट्रेडिंग अकाउंट, वेतन मेरे किस में आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अच्छा, अब ध्यान दीजिए, जब हम लोग अकाउंटिंग के बारे में बात करते हैं तो अकाउंटिंग में ना हम लोग बेसिकली क्या है कि प्रॉब्लम यहां पर यही चालू हो गई कि आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट डायरेक्टली पूछ लिया, और प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट एक ऐसा चीज होता है जो साल के सबसे अंत में बनता है, तो भाई आपको सारे कंसेप्ट पता होने चाहिए अकाउंटिंग, तभी हम लोगों का सबसे लास्ट चैप्टर 11th क्लास के बच्चों के में यही आता है। तो इसलिए छोटे छोटे कंसेप्ट जो आते जा रहे हैं मैं आप लोगों को बता रहा हूं। जब हम लोग अकाउंटिंग के बारे में बात करते हैं तो हम लोग एक पर्टिकुलर कंसेप्ट फॉलो करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं भाई एक्रूअल कंसेप्ट। एक्रूअल कंसेप्ट। जब आप लोग अकाउंटिंग करोगे तो दो अलग अलग तरीके का कंसेप्ट होता है, एक कैश बेसिस और दूसरा एक्रूअल। एक्रूअल का मेरे को एग्जैक्ट हिंदी नहीं पता है, ठीक है, जो जो चीज मेरे को अभी कुछ दिमाग में आ रहा है तो मैं यहां पर बता दे रहा हूं। एक्रूअल का बेसिक मतलब ये होता है कि इस साल में अगर कहीं कोई भी इस साल से रिलेटेड कोई भी खर्चा या इनकम है, तब आप उसको लिख दो, चाहे आपने उसका पेमेंट किया हो चाहे ना किया हो, हमको इस बात से फर्क नहीं पड़ता। मतलब कि मान के चलो अगर कहीं आप लोग प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या करोगे भाई, जॉब वगैरह करोगे, तो आप लोगों को पता होगा एक महीने पहले आप जॉब करो, अगले महीने के 10 तारीख को आप लोगों को पेमेंट मिलता है, इस तरीके से नॉर्मल रूल होता है। लेकिन धंधे के नजर में क्या बोला जा रहा है, क्या आपने उसको एक महीने काम करवा दिया, हाँ जी, अगर आपने उसको एक महीने काम करवा दिया दैट मीन्स आपके जैसे ही काम करवाया आपका क्या बन गया भाई, खर्चा बन गया, आपका खर्चा ऑलरेडी बन गया। अब पेमेंट कभी भी करो लेकिन आपको इसी वित्तीय वर्ष के अंदर आप लोगों को अपने खर्चे को डालना होगा। क्यों, क्योंकि हम लोग एक्रूअल कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, कुछ भी चीज हम लोगों की हो गई और आपको रिकॉर्ड करना है, चाहे पैसे मिले चाहे पैसे दिए हो चाहे ना दिए हो। सिमिलरली उधार का सेल्स, आपने सेल्स कर दिया, पैसा नहीं मिला तो भी आप उसको सेल्स मानो, अपना अपना बिक्री मानो, बाद में मिलेगा, हाँ जी, जब मिलेगा तब हम लोग उसकी और रिकॉर्डिंग कर देंगे, ठीक है। तो जो हम लोगों का, जैसे यहां पर मैंने आपको काम करा दिया और आपको मेरे को कितना रुपया देना है भाई, 50,000 रुपया देना है, और मैं आप लोगों को कब देने वाला हूं भाई, 10 अप्रैल को देने वाला हूं।
तो ऐसा खर्चा जो आपका ड्यू हो गया है लेकिन आप उसको अगले फाइनेंशियल ईयर, अगले वित्तीय वर्ष के अंदर दोगे, तब हम लोग उसको क्या बोलते हैं, आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग को हिंदी में बोलते हैं अदत्त व्यय। बेसिकली हिंदी का टर्म भी इतना टेक्निकल है कि इंग्लिश में समझो हिंदी में समझो, दोनों सेम बात। खर्चा हो गया है लेकिन आपने पेमेंट नहीं किया है, तो हम लोग उसको क्या बोल देंगे, अदत्त व्यय, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ठीक है, तो ये मेरा खर्चा है और ये दूसरे तरीके से मेरा दायित्व भी है। क्यों दायित्व है ये मेरा, क्योंकि भाई ये मेरे को भविष्य में पे करना है। किसी को काम करवा दिया, भाई ऐसा तो है नहीं कि भाई अभी नहीं दिया हूं तो कभी नहीं दूंगा, दूंगा तो सही। 31 मार्च के दिन मैं बोल रहा हूं कि भाई अभी मैंने नहीं दिया हुआ है, 31 मार्च 2023 के दिन बोल रहा हूं, लेकिन मैं 10 अप्रैल 2023 को तो दूंगा ना। तो ये मेरे लिए खर्चा है। तो जब आप लोग क्या करोगे भाई, अपना सैलरी लिखोगे, तो ऐसा अमाउंट जो आपका अभी भी आउटस्टैंडिंग है, अभी भी बकाया हुआ है, बकाया हुआ वर्ड एक करेक्ट वर्ड है, अभी भी बकाया हुआ है, तो उसको भी आप लोगों को इसके अंदर ऐड करना होगा। और आप लोग क्या करोगे, सैलरी को बढ़ाकर लिखोगे। जैसे कि 2 लाख रुपए की आपने सैलरी पे कर चुकी है और बचा हुआ आप लोगों के पास 20,000 रुपए की सैलरी आप लोगों को और पे करना है, तो 20,000 रुपए और ऐड करोगे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर आप लोगों के पास 2,20,000 रुपए आ जाएगा। क्या ये समझ में आया कि नहीं? इस 2 लाख का मतलब ये हुआ कि आपने दे दिया है, आउटस्टैंडिंग का मतलब ये हुआ कि अभी देना बाकी है। ओके, तो ये जो आउटस्टैंडिंग, आप लोगों को एक और बात बता दे रहा हूं, हर आइटम जो अकाउंटिंग के अंदर आता है उसके उसको 2 जगह लिखना ही पड़ता है। एक को हम लोग बोलते हैं डेबिट और एक को हम लोग बोलते हैं क्रेडिट। ठीक है, जैसे कि मैं सैलरी दे रहा हूं, अगर के मैं किसी को वेतन दिया तो ये 2 जगह को मेरे इफेक्ट करेगा। एक तो मेरे लिए खर्चा है और दूसरा मेरे जेब से कैश चला जाएगा। अगर के मैं सैलरी नहीं दे रहा हूं तो एक तो खर्चा तो है ही क्योंकि काम करा दिया, लेकिन दूसरा दायित्व बन गया। ठीक है, सामान खरीद रहे हो तो भी 2 जगह को इफेक्ट करेगा, सामान आएगा लेकिन पैसा जाएगा। रेंट पे कर रहे हो तो भाई रेंट का खर्चा है और दूसरा आपके जेब से पैसा जाएगा। तो हर एक ट्रांजैक्शन आप लोगों के 2 जगह को इफेक्ट करेगा। तो ये जो आउटस्टैंडिंग है, ये आउटस्टैंडिंग आपके खर्चे में ऐड हो जाएगा, लेकिन दूसरी चीज बैलेंस शीट के अंदर आप लोगों का दायित्व के अंदर आएगा। ये मैंने आप लोगों को फर्स्ट लेक्चर के दिन बताया हुआ है। एक और बात, इसके बाद फिर हम लोगों के पास एक और खर्चा आ जाता है जी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। तो ये जो ग्रीन कलर में लिखा हुआ है इसको आप लोगों को ध्यान ध्यान से देखना है, इससे मेरे को पॉसिबिलिटी है, ये अलग तरीके का एक चीज है, तो ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके बाद फिर एक और आइटम आता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का हिंदी मतलब होता है ह्रास। ठीक है जी, देखो भाई डेप्रिसिएशन, फिर से ह्रास बोलूंगा तो दिमाग में ऑटोमेटिकली आता नहीं, इंग्लिश मीडियम के बच्चों को भी डेप्रिसिएशन बोल दोगे तो भी उन लोग समझेंगे नहीं, समझाना पड़ता है। जैसे मान के चलो कि आपने एक मोबाइल खरीदी 20,000 रुपए की, मोबाइल खरीदी 3 महीने के बाद आप उसको बेचना चाहते हैं, क्या वो 20,000 रुपए में बिक जाएगा? क्या नहीं, क्यों नहीं बिकेगा भाई, आपने उसको यूज कर लिया है, थोड़े मोड़े स्क्रैच आ गए हैं, मॉडल पुराना हो गया। तो ये सब के कारण क्या हो जाती है कि हमारे जितने भी संपत्ति होती है उसकी वैल्यू में कमी आ जाती, तो उसी कमी को हम लोग क्या बोल देते हैं, डेप्रिसिएशन बोल देते हैं या ह्रास बोल देते हैं। तो ये जो चीज है ये हम लोगों का क्या हो जाता है भाई, ये भी हम लोगों का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आता है। क्यों? क्योंकि हम लोगों का नुकसान ही है। भाई मेरी चीज 20,000 की थी, 15,000 हो गए, 5,000 का नुकसान है ना, तो नुकसान को बुक करो, किस साइड में बुक करोगे भाई, डेबिट साइड में बुक करोगे। ओके, अब इससे रिलेटेड मैं आप लोगों को एक छोटा सा कंसेप्ट और बता रहा हूं, थोड़ा सा हम लोग बाहर जा रहे हैं। जब कभी भी, फिर से तो आप लोगों को थोड़ा सा ग्रैब करते जाना है, जब कभी भी आप लोग क्या बनाओगे, ट्रेडिंग अकाउंट। आप लोग क्या कॉमर्स वाले बच्चे हैं क्या? जब कभी भी आप लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, तो ये जो चीज है ये हम लोगों का कहां से बनता है, वो ये बनता है हम लोगों का ट्रायल बैलेंस से। बस नाम बस सुनते जाओ। ट्रायल बैलेंस हम लोगों का कैसे बनता है, इस तरीके से बनता है, इसमें जो डेबिट और क्रेडिट के कॉलम होते हैं ये हम लोगों के एक साथ लिखे होते हैं, इधर डेबिट इधर क्रेडिट। अगर कहीं मैंने यहां पर क्या लिख दिया है, सैलरी, तो सैलरी को मैंने डेबिट में लिखा होगा 2 लाख रुपए। अब क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 2 लाख रुपए की सैलरी है, ये पूरे एक साल में मैंने 2 लाख रुपए की सैलरी पे की हुई है। ये हम लोगों के किसके अंदर शो हो रहा होगा, ट्रायल बैलेंस के अंदर शो हो रहा होगा। इसका एक और मतलब यह है कि इतने की आपने अकाउंटिंग कर दी है, मतलब कि इतने की एंट्री आप लोगों ने कर दी है। जैसे ही आप लोगों का ट्रायल बैलेंस खत्म होगा उसके बाद कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी आप लोगों को दी जाएगी।
अतिरिक्त इंफॉर्मेशन आप लोगों को दी जाएगी। अतिरिक्त जानकारी के अंदर आप लोगों को क्या दिया जाएगा कि भाई आउटस्टैंडिंग सैलरी नाम का भी एक हम लोगों के पास खर्चा था जिसकी एंट्री नहीं हुई, जैसे कि 30,000 रुपए। इसका मतलब ही ये है, ट्रायल बैलेंस के बाहर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि हम लोगों का इसके अंदर नहीं आया। जो भी चीज ट्रायल बैलेंस के बाहर लिखी हुई है उसका दो जगह इफेक्ट होगा। क्वेश्चन आप लोगों को इसी तरीके से बन सकता है, ट्रायल बैलेंस के बाहर लिखी हुई है ये आइटम आउटस्टैंडिंग सैलरी, अब इसका दो इफेक्ट बताओ। तो एक तो खर्चा है तो मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल दिया, और दूसरा दायित्व है तो मैंने बैलेंस शीट के अंदर डाल दिया। सिमिलरली इसी के अंदर हम लोगों के पास एक और चीज आ जाएगी, डेप्रीशिएशन बनाओ। डेप्रीशिएशन लगाओ, किसमें डेप्रीशिएशन लगाओ भाई आप लोग, अपने मशीनरी पे 10%। अगर कहीं आप लोगों की 1 लाख रुपए की मशीनरी, तो उसका 10% कितना आ जाएगा, 10,000 रुपए। तो 10,000 रुपए का फिर से दो जगह इफेक्ट होगा। कौन कौन से दो जगह इफेक्ट होगा भाई, एक को आप लोग किसके अंदर डाल दोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर डाल दोगे, और दूसरा बैलेंस शीट में आप लोगों का संपत्ति के अंदर जो हम लोगों का मशीनरी डाला हुआ है उसके अंदर। मैं जैसी बैलेंस शीट आएगा तो मैं आप लोगों को समझा दूंगा, कंफ्यूज नहीं होना। फिर से मैं रिकैप करा रहा हूं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम लोगों का ट्रेडिंग अकाउंट से बनता है, ट्रायल बैलेंस से बनता है। ट्रायल बैलेंस और ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रायल बैलेंस के अंदर अगर कहीं अमाउंट लिखा हुआ है, इसका मतलब उसकी एंट्री हो गई केवल और केवल एक जगह में जाएगा। उसका दो जगह इफेक्ट हमने पहले ही दे दिया, एक जगह में बस जाएगा। उसमें सैलरी रेंट लिखा हुआ है, रेंट बस एक जगह में जाएगा। नीचे में कोई आइटम लिखा हुआ है, इसका मतलब उसकी एंट्री नहीं हुई, वो दो जगह जाएगा। जैसे कि आउटस्टैंडिंग एक जगह में लिख दिए, तो हमने एक तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर डाल दिया, दूसरा दायित्व मान के बैलेंस शीट के अंदर डाल दिया, ये दो जगह एंट्री हुई। सिमिलरली डेप्रीशिएशन, डेप्रीशिएशन आपने क्या बोला कि आपके कार के अंदर 10%, जैसे कि मान लेते हैं 2 लाख रुपए का आपका कार है, 20,000 रुपए का आपका ह्रास लग गया, तो ये जो 20,000 है ये हमारे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आएगा। और दूसरा जो 20,000, इसी को 2 लाख में से 20,000 घटा के अब आपके कार की कीमत 1,80,000 रुपए बची, ये मेरे संपत्ति के अंदर आया। इस तरीके से दो इफेक्ट होता है। तो समझ में आया आप लोगों को डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? ओके। इसके बाद फिर एक और चीज होती है भाई, बैड डेट। बैड डेट को हम लोग हिंदी में बोलते हैं अप्राप्त रकम। जैसे कि मैंने आप लोगों को फर्स्ट डे के अंदर ही बताया था, जो भी संपत्ति होती है, हम लोग संपत्ति को 3 पार्ट में क्लासिफाई किए थे। जो वस्तु दिख रही है सारी की सारी मेरी संपत्ति है। दूसरी चीज डेटर, डेटर का मतलब देनदार। कभी कभी क्या होता है कि मैं किसी व्यक्ति को सामान उधार में बेच दिया, तो उधार में जो बेच दिया, तो वो व्यक्ति से मेरे को भविष्य में पैसा लेना है, तो वो व्यक्ति से मैं जो भविष्य में पैसा लूंगा वो मेरे लिए क्या है भाई, संपत्ति। बेसिकली संपत्ति का डेफिनेशन ये होता है, कोई भी ऐसी चीज जिससे मेरे को भविष्य में इकोनॉमिक बेनिफिट, मतलब कि मेरे को लाभ मिलने वाला है, वो तो वो व्यक्ति मेरे को पैसा देगा, तो वो मेरे लिए लाभ है ना। एक नजरिए से जब आप लोग सोचते रहते हैं कि हाँ भाई उस बंदे से 10,000 रुपए लेना है, तो फीलिंग आते रहती है, ठीक है मेरे जेब में भले ही 10,000 नहीं है, लेकिन भविष्य में वो बंदा मेरे को पैसा दे देगा 10,000 रुपए, ठीक है, तो वो भी मेरे लिए संपत्ति है। ओके। तो अब ये जो हम लोगों का देनदार है, कभी कभी ये जो देनदार होते हैं हम लोगों के बैड हो जाते हैं। बैड का मतलब हो गया भाई बेकार। जैसे कि एक व्यक्ति जिससे मेरे को 10,000 रुपए लेना है, अब उसकी स्थिति इतनी खराब हो गई कि वो बोल रहा है कि सर मैं तो 5,000 रुपए नहीं दे पाऊंगा, बस 5,000 रुपए दे पाऊंगा, तो उसको मैं क्या बोलूंगा, बैड डेट बोलूंगा। ठीक है, एक व्यक्ति जिससे मेरे को पैसा लेना है, अब वो बंदा पैसा दे नहीं सकता, तो वो मेरे लिए क्या हो गया भाई, बैड डेट। तो बैड डेट मेरा नुकसान है, इसलिए ये नुकसान को मैं किस साइड में लिखूंगा भाई, डेबिट साइड के अंदर लिखूंगा। ये अगर कहीं आप लोगों के ट्रेडिंग अकाउंट ट्रायल बैलेंस के नीचे में दिया हुआ है, तो एक बार बस एक बार यहां आएगा, और दूसरा हमारे डेटर से कम हो जाएगा। जब मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा तब मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो एक तो ये मेरा नुकसान है, इसलिए मैं कहां पर लिख दूंगा, डेबिट। अब देखो, इस साल आपने नुकसान में इसको घटा दिया। अब मेरे को बताओ, अब आप उससे कोई उम्मीद नहीं कर रहे हो कि भाई वो पैसा नहीं दे रहा है। 4 साल 5 साल बीत गए, अब वो बंदा एक भला इंसान बन गया, अब आपके पास लाके 10,000 रुपए दे रहा है। तो मेरे को बताइए, ये आपके लिए नया मुनाफा है कि नहीं? ये नया मुनाफा है। क्यों नया मुनाफा है? क्योंकि आपके खाते के अंदर कोई भी ऐसा अकाउंट नहीं है जो आपको बोल रहा है कि इस बंदे से पैसा लेना है। आपने ऑलरेडी इसको बैड डेट बोल दिया। इसका मतलब यह कि अब आप आपने मान चुके हैं कि इससे पैसा नहीं मिलेगा। अब अगर कहीं इससे पैसा मिल गया तो ये मेरे लिए फायदा है, और ये फायदा मेरे लिए कहां पर आ जाएगा भाई, बैड डेट रिकवर्ड के अंदर आ जाएगा। असल में तो फायदा नहीं है, लेकिन आपने मान चुका है ना भाई ये बंदा पैसा नहीं देगा, तब तो आप फिर भी पैसा दे दिया, तो ये आपको लगता है ना कि हाँ भाई चलो कुछ तो मिल गया करके। तो जिस चीज को आपने, इसी साल की बात नहीं कर रहा हूं, ये जो बैड डेट है ये मेरा इस साल में हुआ है, लेकिन बैड डेट रिकवर्ड का मतलब ये हुआ किसी और साल में मैंने मान लिया है बैड डेट, वो बंदा आज पैसा दे रहा है, उसको मैं बोलूंगा बैड डेट रिकवर्ड।
हाँ जी, हिंदी में नोट्स रहेंगे बिल्कुल। आप लोगों ने अगर कहीं पुराने वाले लेक्चर्स देखे होंगे तो उसके अंदर हिंदी में नोट्स मैंने दिए हुए हैं, और इसका भी मैं आप लोगों को हिंदी पॉइंट बता दूंगा। लेकिन फिर से मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं कि अकाउंटेंसी के अंदर आप लोगों को इंग्लिश के टर्म भी ध्यान में रखना है, क्योंकि कई कई बार ये जो डेप्रिसिएशन इंग्लिश में लिखा हुआ, इसी को हिंदी में उन लोग डेप्रिसिएशन वर्ड लिख के दे देते। तो इसलिए आप लोगों को इंग्लिश वर्ड भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। और कुछ पूछ रहे हैं? स्टार्ट नए किए हैं क्या? नए नहीं भाई, तीन चौथी क्लास है आज ये। ठीक है। इसके बाद फिर नेक्स्ट बात हम लोगों को बोला जा रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक अलग सा पूरा का पूरा कंसेप्ट है, तो इसको बस आप लोग ध्यान में रखो। अगर कहीं कैपिटल का मतलब आपने पैसा लगाया हुआ है, उसको हम लोग बोल रहे हैं कैपिटल। अगर कहीं धंधा ये बोल रहा है कि आपको पैसा इस पे ब्याज मिलेगा, तब हम लोग इसको डेबिट साइड में डाल देंगे। इसको आप लोगों को ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट इसके बाद फिर आता है इंश्योरेंस प्रीमियम। इंश्योरेंस प्रीमियम आप लोगों को पता है भाई, गाड़ी वाड़ी ठुक जाएगी, इसलिए हम लोग क्या कर देते हैं, इंश्योरेंस प्रीमियम दे देते हैं। अब ये जो इंश्योरेंस प्रीमियम है, इससे भी रिलेटेड हम लोगों का आपका एक क्वेश्चन आ सकता है। मेरे को बताओ, क्या आपको आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस 1 अप्रैल को कराना ऐसा जरूरी है क्या? नहीं भाई, मैं कभी भी करा सकता हूं, मैं जब गाड़ी खरीदूंगा तब कराऊंगा। मान लेते हैं मैंने ये जो गाड़ी का इंश्योरेंस प्रीमियम है, ये कराया हुआ है कब? 30 सितंबर को कराया हुआ है। अब आप लोगों को ये पता है कि 30 सितंबर को मैंने कराया हुआ है इंश्योरेंस, तो इसका फायदा मेरे को कब मिलेगा भाई? अगले 1 साल तक मिलने वाला है। इंश्योरेंस का ऐसा ही होता है ना, आप एक बार प्रीमियम दे दिए 3,000, उसका फायदा आप लोगों को कब तक मिलेगा भाई? 1 साल तक मिलेगा। लेकिन बीच में जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे, आप लोगों को कौन रोक लेगा भाई? 31 मार्च रोक लेगा और बोलेगा कि एक काम करो, पहले मेरे खाते को बंद करो। अब इंश्योरेंस प्रीमियम मान के चलते हैं कि आपने कितना पे किया? 5,000 रुपए पे किया। और आप लोगों को एक कंसेप्ट मैंने क्या बताया अभी? एक्रूअल कंसेप्ट, मतलब इस साल के बस खर्चे को इस साल लिखो, बाकी के खर्चे को मत लिखो। तो जैसे ही आप यहां पर रुकेंगे, तब आप लोगों का अकाउंट क्या बोलेगा पता है? कि भले ही आपने 5,000 रुपए पे किया हुआ है, लेकिन इस 5,000 रुपए में से देखो, 30 सितंबर से 31 मार्च जाओगे तो 6 महीना होता है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 6 महीना। तो ये जो 5,000 रुपए आपने पे किया हुआ है, इसमें से 6 महीने का पैसा तो इस फाइनेंशियल ईयर, इस वित्तीय वर्ष के लिए किया हुआ है, और बचा हुआ 6 महीने का पैसा आप लोगों ने किसके लिए पे किया हुआ है? अगले साल के लिए पे किया हुआ है। तो मेरे को बताओ, क्या हम लोग पूरे 5,000 रुपए को अपना खर्चा मान लेंगे क्या? नहीं, इस पूरे 5,000 को अपना खर्चा नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते? क्योंकि इसका आधा बेनिफिट मेरे को अगले फाइनेंशियल ईयर में मिलने वाला है। तो मैं क्या करूंगा पता है? मैं ये बोलूंगा कि इस 5,000 रुपए में से 2,500 रुपए का खर्चा तो मेरा इस फाइनेंशियल ईयर का है। मैं कैसे निकाल लिया ये 2,500 रुपए का? भाई इस साल आप लोगों ने कितना यूज किया? 6 महीना यूज किया है आप लोगों ने इसका बेनिफिट। लेकिन ये 5,000 रुपए कितने महीने के लिए पे किया? 12 महीने के लिए। तो ये आ गया 1/2। तो आंसर आ जाएगा आप लोगों के पास 2,500। तो इस तरीके से क्वेश्चन भी आप लोगों के पास आ सकता है कि आपने दिसंबर के महीने में, दिसंबर में भी आप लोग डेट देख लेना, 1 दिसंबर बोल रहा है कि 30 दिसंबर बोल रहा है। 1 दिसंबर बोला तो बचा हुआ 4 महीना, 30 दिसंबर बोल रहा है तो बचा हुआ 3 महीना। तो उतने महीने के लिए आप लोगों ने किया हुआ है, तो प्रीपेड एक्सपेंस निकाल के बताओ। अब ध्यान दीजिए कि ये जो 2,500 रुपए का खर्चा, ये तो मेरे लिए खर्चा है, लेकिन बचा हुआ 2,500 ये मेरे लिए खर्चा नहीं है भाई। ये क्यों खर्चा नहीं है? क्योंकि इसका बेनिफिट मेरे को भविष्य में मिलने वाला है। और जो भी ऐसी चीज जिसका बेनिफिट मेरे को भविष्य में मिलता है, मेरे लिए वो मेरी संपत्ति होती है। मतलब कोई खर्चा मैंने कर दिया है, लेकिन अब उसका बेनिफिट मेरे को मिल रहा है, तब मैं क्या बोलूंगा कि आपको एक गुड फीलिंग आएगी ना। आप इंश्योरेंस प्रीमियम दे देते हो, उसके बाद आप निश्चिंत हो जाते हो, भाई गाड़ी ठुकेगी तो मेरे को कौन पैसा देगा? भाई इंश्योरेंस कंपनी पैसा देगा। ठीक है। तो ये जो बचा हुआ 2,500 है, इसको आप लोग अपना खर्चा नहीं मानोगे, और आप लोग क्या कर दोगे भाई? जो इंश्योरेंस प्रीमियम आपने 5,000 रुपए पटाया हुआ है, इसमें से 2,500 रुपए माइनस करोगे, और क्या बोलोगे कि आपका अल्टीमेटली खर्चा जो है वो कितना आया है? 2,500। एक इफेक्ट तो मैंने यहां डाल दिया। दूसरा इफेक्ट कहां पर आएगा? ये मेरे बैलेंस शीट के अंदर आएगा। बैलेंस शीट के अंदर कहां पर लिखूंगा? मैं अपने संपत्ति के अंदर लिखूंगा। ये जो बचा हुआ 2,500 रुपए है ना, ये मेरा किसके अंदर आ जाएगा? हम लोगों के नहीं 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 ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर तो ये आ गया, बैलेंस शीट के अंदर आएगा। मैंने आप लोगों को याद ध्यान नहीं आ पा रहा है, आप लोगों को 3 तरीके का एसेट्स बताया हुआ था। एक तो जो वस्तु दिख रही है, वो वस्तु मेरा एसेट्स है। देनदार एसेट्स है, देनदार का मतलब वो व्यक्ति जो मेरे को पैसा देगा। और तीसरा प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब अग्रिम खर्च। अग्रिम खर्च आपने पहले से ही पैसा दे दिया,
जैसे कि आपने मेरे को सैलरी दे दिया और उसके बाद बोल रहा है कि 3 महीने मेरे पास काम करो, तो भाई ये जो 3 महीने की सैलरी मेरे को दिया हुआ है ये तो आपके लिए अग्रिम खर्च है ना। अब आपको पैसा देना नहीं है लेकिन काम करवा सकते हो, और अगर कहीं मैं काम करना छोड़ दिया तो मैं आपको पैसा लौटाऊंगा, तो दैट मीन्स ये आपके लिए संपत्ति है। कोई ऐसा खर्च जो हुआ नहीं है फिर भी आपने दे दिया, तो वो आप लोगों के लिए क्या है भाई बताइए, वो आप लोगों के लिए अग्रिम खर्च है, वो आप लोगों का संपत्ति है। ठीक है, इसलिए आप उसको खर्च नहीं मानोगे और किसमें से माइनस कर दोगे, अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। एक काम करते हैं, इसको हम लोग ना थोड़ा सा अमाउंट को चेंज कर देते हैं। अमाउंट को कैसे चेंज कर देते हैं भाई, आप लोगों को यहां पर कंफ्यूज हो रहा है, 25,000 आ रहा है। मान लेते हैं मान लेते हैं कि इस साल का जो खर्चा आ रहा है ना, वो खर्चा आ रहा है 3,500, और बचा हुआ हम लोगों के पास 1,500 जो है, ये हम लोगों का प्रीपेड खर्चा, अगले साल का खर्चा है। तब हम लोग यहां पर क्या करेंगे, तब हम लोग यहां पर 5,000 में से 1,500 रुपए घटाएंगे और इस साल का खर्चा आ जाएगा 3,500 और 1,500 बैलेंस शीट में। ठीक है, इसके बाद फिर एडवर्टाइजमेंट का खर्चा, विज्ञापन वगैरह कोई दिया हुआ है तब हम लोग उसको लिख देंगे, और बच गया जो हम लोगों का, वो आ जाएगा हम लोगों का नेट प्रॉफिट। कैसे नेट प्रॉफिट आएगा, आप लोग क्या करोगे भाई, फिर से क्रेडिट साइड के टोटल को जोड़ दोगे, डेबिट साइड के टोटल को माइनस कर दोगे, तब आप लोगों के पास जो भी अमाउंट आ जाएगा हम लोग उसको क्या बोल देंगे, नेट प्रॉफिट बोल देंगे। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग धीरे धीरे ही बस चलेंगे। एक काम करते, बस मैं आप लोगों को इसका बैलेंस शीट का बस वो वाला अमाउंट को दिखा देता हूं कहां कहां पर आने वाला है। जैसे मैंने आप लोगों को क्या बोलकर रखा हुआ था, प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस आप लोगों का कहां पर आ जा रहा है, एसेट्स साइड में, ये मेरी संपत्ति करके। दूसरी चीज, आउटस्टैंडिंग सैलरी के बारे में मैंने बोला हुआ था कि भाई सैलरी देना है, अभी मैंने दिया हुआ नहीं है, तो मेरी दायित्व है, तो ये मेरा इस साइड आ जाएगा। ठीक है, तो एक काम करते, आराम आराम से चलेंगे, कुछ चीजें नहीं समझ में आएंगी तो फिर आप लोग क्या करने का मेरे को पूछ लीजिएगा। तो एक बार आप लोग बस फॉर्मेट को ध्यान में रखिएगा, फॉर्मेट के साथ साथ आप लोग क्वेश्चन भी अपने मन से बनाते जाइएगा कि इसका क्या क्या इफेक्ट आप लोगों का होगा, कौन सी चीज किस में आएगी, डेबिट में आएगी, क्रेडिट में आएगी, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। ग्रीन और रेड में जो लिखा हुआ है इसको आप लोगों को और ध्यान में देना है। तो एक काम करते हैं, आज हम लोग क्लास को यहीं पर रोक लेते हैं, कल और आ जाइएगा, बैलेंस शीट में कर लेंगे। इसके बाद मैं एक काम करूंगा, कोशिश करूंगा कि बहुत सारे मल्टीपल क्वेश्चन हो जाए, उस क्वेश्चन को हम लोग फिर से यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं आप लोगों से।